नमस्कार। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की जो चैप्टर नंबर 11 है, समानता के लिए संघर्ष। बच्चों काफ़ी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, एकदम ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है, क्लास सेवन्थ, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। आपकी जो बुक है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। तो काफ़ी डिटेल्स का डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो समानता के लिए संघर्ष, बच्चों इसका थीम पहले समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है चैप्टर, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समानता के लिए संघर्ष का मतलब क्या हुआ है। देखो, इससे पहले मैंने पढ़ाया था शायद इसी में समानता। समानता का मतलब क्या होता है, समान व्यवहार, ठीक है। सभी से समान व्यवहार करना ही तो समानता कहलाता है, ठीक है। और ये भारत के संविधान का लक्ष्य भी है, समानता समानता स्थापित करना, ठीक है। समानता का मतलब क्या हुआ कि कोई ना जाति होगी, ना कोई जात पात होगा, ना कोई धर्म होगा, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति नहीं होगा, ठीक है, ना कोई धर्म होगा, ठीक। कोई भी लोग भेदभाव नहीं करेगा, सब लोग अमीर सब लोग गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी को कहते हैं समानता। सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार करना को हम लोग कहते हैं समानता। और उस समानता, ठीक है बच्चों, तो हमारे समाज में ऊंच जात नीची जात ये सब भेदभाव हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो समानता, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को समान अधिकार मिले, मुझे भी वोट देने का अधिकार मिले, मुझे भी सब चीज़ मिले, ठीक है। सभी लोग बराबर हों, ठीक है, कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, उसके लिए सभी लोग समान बनने के लिए संघर्ष करते हैं। उसी के लिए चैप्टर नाम पड़ गया समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। तो काफ़ी डिस्कस करेंगे, तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, तो इस चैप्टर में सभी आपको एक एक लाइन से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और आप नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन आंसर भेजिएगा मेरे पास वो करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समानता के लिए संघर्ष। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्याय को पढ़ा है, आपको पता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिया, शायद ये लास्ट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आपका नया जो बुक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पुस्तक के प्रथम अध्याय में देखा कि पूनम और ज्योति मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए लाइन में खड़े थे। आपको अगर याद होगा तो चैप्टर 1 में पहचान पत्र बनवाने के लिए जो लोग बच्चे लाइन में खड़े थे, वो किसको इंगित करता है, समानता को इंगित करता है, ठीक। मतलब सब लोग लाइन में लगे हैं, सबको बारी बारी से लाइन में दिया जाएगा, सबका आधार कुछ भी बनेगा तो सबके समान से बनेगा। ये नहीं कि कोई भी पीछे से आके घुस जाएगा आगे, तो समानता नहीं हुआ बच्चों। आपने देखा होगा कि कहीं बंटते हैं, जैसे कहीं पूरी भंडारा बढ़ता है तो पीछे का लाइन तोड़ के आगे आ जाते हैं बच्चे, ठीक। उसे कहते हैं समानता नहीं होना है, वहाँ पे समानता नहीं है। लेकिन अगर कोई लाइन में अगर जो पीछे आता है वो पीछे 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 से खड़ा करके लाइन बनाता है, उसे कहते हैं समानता। जो आगे आया है पहले वो आगे, फिर उसके फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी आया तो उसको आगे कर दिया जाए, नहीं, वो समानता नहीं कहलाया। समानता का मतलब कि समान व्यवहार, सब लोग समान होंगे, कोई भी ऊंची जाति नहीं, प्रधानमंत्री भी आएंगे तो पीछे ही लगेंगे, उसमें कहलाता है समानता, ठीक। जाति यहाँ पे लिखा है व्यक्ति बिना किसी भेदभाव। मैंने क्या बताया था, समानता का मतलब क्या, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी जाति नहीं होगी, कोई ना धर्म होगा, बिना किसी भेदभाव। ये चमार है, ये दलित है, ये मुस्लिम है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबके साथ व्यवहार, सब लोग एक 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 प्लेट में खा सकते हैं, सब लोग एक दूसरे के मंदिर में जा सकते हैं, कोई मंदिर ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप महिला है तो आप वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग एक थाली में खा सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं समान व्यवहार। तो कोई व्यक्ति बिना किसी भेदभाव, जाति धर्म रंग रूप अमीर गरीब आदि एक कतार में खड़े थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे समानता थी। और समानता का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जाति नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई रंग रूप नहीं होगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सब लोग एक कतार में खड़े थे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। उस प्रकार बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। अब बच्चों इसके बाद मैंने शायद चैप्टर पढ़ाया था, उसी में अगले चैप्टर में बाल बाल जो संसद थे, मॉनिटर, बाल संसद को इंग्लिश में कहते हैं मॉनिटर, ठीक। वहाँ पे जब चुनावी प्रक्रिया होती है बच्चों, बाल संसद में, अगर आपको रिवीजन अगर याद करना, रिवीजन करना पहले, ठीक है। बाल संसद में आपको पढ़ाया था मैंने कि बाल संसद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चुन सकता,
सभी लोग अपना अपना सभी बच्चे अपना अपना वोट देंगे उसमें कि मेरा, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद, इसका मतलब क्या, वहाँ पे सभी लोग समानता का अधिकार है वहाँ पे। ये नहीं कि कोई एक बच्चा कहेगा कि ये है, ये नहीं कि टीचर बना देगा। अगर टीचर बनाता है तो क्या होता है, वो समानता का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अगर सभी बच्चे अपना मत के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार उसका चुनाव करें तो यहाँ पे समानता कहलाती है। ये नहीं कि टीचर पढ़ने में कोई बच्चा तेज है उसको हम लोग के मॉनिटर बना देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। अक्सर स्कूल में तेज बच्चा ही मॉनिटर बनता है, ये गलत व्यवहार है। ठीक है। सभी बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सब पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, और जिसका जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको मॉनिटर बनाया जाए। ठीक है। तो बाल संसद को जो चुनाव होता है बच्चों, वो क्या किसको दर्शाता है, समानता को दर्शाता है। ठीक। अब मान लो कोई कोई भी स्कूल में अगर कोई टीचर जो होता है, कोई टीचर किसी को बना देता है मॉनिटर, तो वो कहते हैं समानता का अधिकार नहीं होता है बच्चों। ठीक है। वही दूसरी ओर इसी इसी पाठ में रमा और शालिनी के बीच हम असमानता को देखते हैं बच्चों। अब इसी पाठ में हम लोग रमा और शालिनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो असमानता को देखती है बच्चों। ठीक है, देखते हैं। अभी असमानता आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं चलो चलो बता देता हूँ। देखो, समानता का मतलब क्या हुआ कि सभी लोग बराबर, लेकिन असमानता का मतलब क्या है, समानता में कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समानता में कोई भी जाति धर्म नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या, उसको भेदभाव किया जाएगा। ये छोटी जात है, अरे ये छोटी जाति, इसको मत छूना, ये नीची जाति है। जैसे कैसे भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ हुआ था, वैसा ही। ठीक है। तो असमानता का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ भेदभाव, जाति जाति या मतलब लिंग आधार पर, कुछ भी आधार पर उसको भेदभाव किया जाता है। समानता में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन असमानता में उसको भेदभाव से ग्रसित रहना पड़ता है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसे कहते हैं असमानता। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे ये लाइन है बच्चों, किसको दर्शाता है बच्चों, समानता को दर्शाता है। ठीक है। ये समानता को दर्शा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर आएगा, कोई भी बड़ा आएगा, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, सब लाइन में खड़े रहेंगे। ठीक है। और सब लोग अपना अपना वोट देंगे। इसे समानता कहते हैं। और असमानता का मतलब हिंदू की लाइन अलग लगेगी, मुस्लिम की लाइन अलग लगेगी। ठीक है। छोट जाति की अलग लाइन लगेगी, बड़ जाति की अलग लाइन अलग लगेगी। ठीक है। ये क्या हुआ, असमानता हुआ, भेदभाव हो रहा है ना। और लेकिन ये क्या है, हिंदू भी लगा है यहाँ पे, हिंदू भी लगा है, मुस्लिम भी लगा है, छोट जात, उच्च जात, ठीक है, कोई भी लग सकता है, उसे कहते हैं समानता। ठीक है। तो भारत के संविधान का लक्ष्य भी है समानता स्थापित करना। और असमानता का मतलब देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा था, मैं आपको बताऊंगा आगे, डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है तो, यहाँ पे लिखा है तो बता दे रहा हूँ। असमानता का मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, मतलब उसके साथ भेदभाव हो, जिसके साथ भेदभाव हो उसे कहते हैं असमानता। ठीक है। जैसे मान लो कि हिंदू की अलग लाइन लगेगी, या कहीं भोज, आपने देखा होगा कि गांव में भोज वगैरह होता है तो छोटी जात को चलाने नहीं दिया जाता। जैसे जो छोटी जाति के होंगे, दुसात वगैरह होते हैं, दुसात वगैरह, उनको चलाने, मुस्लिम वगैरह को नहीं चलाने देते, मुस्लिम को अलग बैठाया जाता है। या आपने भोज वगैरह में देखा होगा, कोई मर जाता है तो जो जो जलाने वाले आदमी होते, क्या बोलते हैं उसको, जो घाट पे जलाते हैं बच्चों, वो सब शाम को आते हैं खाने, तो उनको अलग बैठाया जाता है 5 से ना, उनको अलग बैठ, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे उनके साथ असमानता हो रहा है। ठीक है। समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। क्या नाम है यार उसको, जो जलाते हैं ना, घाट पे जो व्यक्ति को जलाते हैं, वो जब वो उनके यहाँ पे भोज खाने जाते हैं तो उनको अलग बैठाया जाता है, उनको अलग बैठाया जाता है। जो और जो गांव के आदमी होते हैं उनको एक साथ खिलाया जाता है, लेकिन जब वो आते हैं तो उनको अलग खिलाया जाता है। इसका मतलब क्या हो, उनके साथ भेदभाव हो रहा है बच्चों। ठीक, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रहा है। ठीक है। तो उसी कहते हैं असमानता, मतलब जो व्यक्ति मतलब असमानता से ग्रसित हो। ठीक है। जो जो जाति पाति सबसे ग्रसित हो उसे कहते हैं असमानता। इसी पुस्तक में दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में व्यस्क मताधिकारियों को मतदान करते हुए देखा। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव को व्यस्क मतदान करते हुए देखा। हम इस यह मत हम समान रूप से देते हैं, किसी के मत का महत्व उसके कम या ज़्यादा नहीं होता है। देखो, इस चैप्टर के सेकंड अध्याय में हम लोग देखा था, इस बुक के सेकंड चैप्टर में देखा था हमने कि विधायक का चुनाव होता है तो यहाँ पे सभी लोगों का जो वोट होता है उसका महत्व जो होता है समान रहता है। ये नहीं कि हिंदू धर्म का वोट अधिक होगा और मुस्लिम धर्म का वोट कम होगा, नहीं, सभी लोगों का जो महत्व होता है, सभी लोगों का वोट का महत्व समान होगा। यहाँ पे लिखा है। ठीक है। ये नहीं कि छोटा जाति है तो इसका वोट नहीं देगा, ये नीचे दुसाध है तो ये वोट नहीं देगा, नहीं, सभी वोट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सभी वोट देंगे, सबको अपना राजा चुनने का अधिकार है, सभी को अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ठीक है।
इसका मतलब क्या हो, समानता स्थापित हो रहा है। ये नहीं कि अगर कोई मान लो कि कोई मुस्लिम जाति है, मुस्लिम धर्म का लोग है, उसको ये नहीं कि उसको वोट देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। समानता स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि सभी को समान व्यवहार, ठीक है। इसी पाठ्यक्रम में चलाया जा रहा है विभिन्न कार्यालय जैसे मध्याह्न भोजन, पोशाक योजना और साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा हमने। तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मध्याह्न भोजन योजना है, मतलब दोपहर में स्कूल जो भोजन मिलता है स्कूल के बच्चों को, वहाँ पे क्या होता है, समानता का अधिकार, समानता स्थापित होता है। कैसे? जैसे आपके स्कूल में समानता, समझ गए ना अर्थ बच्चों? बताओ समानता का मतलब क्या, कि सबके सभी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे कहते हैं समानता। आपके स्कूल में जो खाना बनता है दोपहर में, वहाँ पे समानता का अधिकार होता है। ये नहीं कि मुस्लिम है तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा, कोई छोटा जात है तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा, कोई कोई चमार है तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। सभी के साथ सभी को भोजन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे समानता स्थापित हो रही है। कोई स्कूल में अगर मान लो कि साइकिल आता है तो ये नहीं कि वो उसको नहीं दिया जाएगा, हिंदू धर्म को सिर्फ दिया जाएगा या मुस्लिम धर्म को नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे क्या है, समानता, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार सरकार करती है ना। जो बच्चे स्कूल में होते हैं, या तो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई सी भी जाति के हो, सभी को साइकिल दिया जाता है, सभी को खाना दिया जाता है, सभी को ड्रेस के लिए पैसे देते हैं। तो सरकार को भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। इसे कहते हैं समानता स्थापित करना। साइकिल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, सुविधा या आम लोगों को नहीं, जो समानता को बढ़ाता है बच्चों, ठीक है। तो ये समानता को दर्शाता है हमारे जो स्कूल वगैरह, या जैसे मान लो कि किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो ये थोड़ा ना कहेगा कि तुम मुस्लिम हो तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा मैं, ठीक है। या तुम कहीं मान लो कि कहीं जाना चाहते हो ट्रेन वगैरह में, ये तो नहीं है ना कि तुम हिंदू हो तो तुमको टिकट नहीं देंगे, या तुम मुस्लिम हो तो टिकट नहीं देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सरकार जो होती है समानता का व्यवहार करती है। तो हमें समानता स्थापित करना है, जो हमारे संविधान का लक्ष्य है, याद रखना। और असमानता का मतलब क्या हुआ, कि किसी के साथ भेदभाव होना, उसे कहते हैं असमानता, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो जाति के आधार पर हो सकता है, ठीक है, लिंग के आधार पर हो सकता है, या तू लड़का है लड़की है, ठीक है, या तो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हो सकता है। असमानता का मतलब जैसे मान लो कि जैसे किसी किसी भोज भंडारे में तुम गए, ठीक है, कहीं भोज वगैरह होता है, तुम दलित जाति के हो, तुमको वहाँ पे कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं असमानता। वहाँ पे जाति के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के भी आधार पर हो सकता है। तुम हिंदू हो, तुम कुर्सी पे मत बैठना, या तुम खाना मत चलाना, तुम दलित जाति के हो तो, या छोटी जाति के हो तो तुम खाना नहीं चलाना, उसे कहते हैं असमानता, ठीक है। मैंने बहुत ही डिटेल से समझा दिया, अब नहीं बताऊँगा। जावेद और सबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किए गए। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती है कि वो पढ़े लिखे, खेल कूदे और भाग ले, परंतु उसके परिवार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गुड़िया, पूजा और अन्य महिलाओं के संगठित प्रयास से समाज में बदलाव के संकेत दिखते हैं। हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा, मीडिया और लोकतंत्र जो चैप्टर है, मैंने शायद चैप्टर 4 की 5 है। हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है। यहाँ तक क्या लिखा है, जो मीडिया होती है बच्चों, सरकार के जितने भी नीति होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो जनता तक पहुँचाती है। लेकिन आज की जो मीडिया होती है बच्चों, अजीब हो गई है, ठीक है, भ्रष्ट हो गई है। और मैंने उसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो मीडिया का इंपॉर्टेंट क्यों है, और मीडिया जो है कैसे नकारात्मक प्रभाव समाज में डालती है बच्चों, ठीक है। और मीडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप बच्चों उस चैप्टर में आपने समझा, ठीक। और मीडिया मतलब बिकाऊ भी होती है बच्चों, समाज अगर वो पैसे से बिक जाती है तो सिर्फ सरकार के अच्छे काम को दिखाती है, गलत काम को नहीं दिखाती है, ठीक है। मैंने उस चैप्टर को जाकर फिर से रिवीजन करना अगर नहीं पता है तो। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, हमने मीडिया और लोकतंत्र में पढ़ा कि मीडिया सरकार द्वारा घोषित निर्णयों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाती है और उनका विचार बनाने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमियों के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमने यह भी देखा कि राम जी गांव का छोटा दुकानदार बहुत कम धन कमाता है या लाभ कमाता है, और बड़े व्यवसायी अधिक, ठीक है, बड़े व्यवसायी जो होते हैं अधिक धन कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये देखो यहाँ पे असमानता का भाव हो रहा है ना बच्चों। यहाँ पे जो छोटे किसान हैं और जो बड़े कंपनी के मालिक हैं, छोटे किसान बहुत कम कमाते हैं, लेकिन बड़े किसान जो बड़े कंपनी के मालिक हैं वो बहुत अधिक कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है ना। जो छोटे किसान हैं बच्चों, वो मर जा रहे हैं भूख से मारे, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनके पास पैसा का जमा होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो समानता स्थापित कहाँ हुई है, समानता स्थापित का मतलब क्या होगा, सभी के साथ समान व्यवहार। अगर मान लो कि इसके पास है तो इसके पास भी तो होना चाहिए कम से कम,
ये नहीं कि किसान बहुत गरीब है, भूख से मर रहा, और बड़े बड़े जो अरबपति हैं वो लोग पैसे छाप रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समानता नहीं है। समानता का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो पल रहा है बराबर होना चाहिए। इसके पास अगर 2 रुपये है तो इसके पास भी 2 रुपये होना चाहिए। और हमारे समाज में क्या हुआ है कि इसके पास अगर 2 रुपये है तो इसके पास 10 लाख रुपए है। तो ये क्या है, समानता हुआ? नहीं। ठीक, समानता नहीं हुआ, असमानता मत असमानता हुआ, भेदभाव जाति सबके। ठीक है, धन, धन भी हो सकता है। ठीक है, राम जी गांव का छोटा दुकानदार बहुत बहुत कम लाभ कमाता है और बड़े व्यवसायी कहीं अधिक कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो राम जी के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पाई जाती है बच्चों। हमने एक तरफ बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन जाते हैं और दूसरी आम आदमी संबंधी समस्याओं और छोटे व्यापारी के हितों को उपेक्षित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे विज्ञापन वाला, कि हमने देखा कि जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं बच्चों प्रचार करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। और जो छोटे किसान होते हैं बच्चों, छोटे किसान आम आदमी जो होता है उनके पास पैसा नहीं होता है, जिनकी वजह से वो प्रचार नहीं करवा पाते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ भी भेदभाव हो रहा है बच्चों। ठीक, तो समानता के लिए संघर्ष, चैप्टर का नाम क्या है, समानता के लिए संघर्ष। तो ये क्या है, ये समानता नहीं हो रहा है, असमानता हो रहा है सबके साथ। हम लोग फिर वही देखेंगे कि ये सब समानता के लिए कैसे लड़ते हैं, समानता कैसे स्थापित हो सकती है, सभी को हम लोग समान कैसे बना सकते हैं, इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी ऊपर क्या देखा हमने कि सबके साथ असमानता हो रही है, किसी के साथ समानता स्थापित नहीं हो रही है। या छोटा दुकानदार हो, या प्रचार हो, या मीडिया हो, सब क्या है, असमान व्यवहार कर रही है। मीडिया जो है सरकार के सिर्फ अच्छा दिखा रही है, गलत नहीं दिखा रही है, अच्छे कामों को दिखा रही है सिर्फ। ठीक है, और जो प्रचार हैं वो बड़े बड़े कंपनी कर रहे हैं, छोटे किसान कहाँ करते हैं। छोटे किसान के पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं होगी तो क्या प्रचार करवाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। जिससे क्या होगा, अगर प्रचार नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उनकी आमदनी कम होगी। और बड़े बड़े कंपनी के पास पैसा अधिक है, पैसा अधिक है तो प्रचार भी करवाएंगे, और प्रचार अधिक होगा तो उनका क्या होगा, उनको लाभ भी प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे किसान, जो छोटे किसान है गरीब ही रहेगा, और बड़े जो बड़े बड़े मालिक हैं वो और अमीर होते चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे समानता स्थापित नहीं हो रही है ना। तो समानता का मतलब क्या होगा, सबको समान अधिकार होना चाहिए। ठीक, अगर वोट, जैसे वोट देने का अधिकार है तो वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। अपना प्रतिनिधि चुनने का हक जो होता है सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, अभी आगे बताऊंगा। मतलब ये अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो कुछ अलग ही बता देता हूँ आपको, नहीं तो कोई किसी चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा आपको। ठीक है, इतना डिटेल से नहीं समझाएगा, सिर्फ एक चैप्टर। अभी दो पेज ही पढ़े हैं। कितना टाइम हो गया, 17 मिनट हो गए 2 पेज पढ़ते हुए समय। कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है, अभिषेक को समझाना, अभिषेक पढ़ना। ठीक है, मैं ये मत समझना कि भैया सिर्फ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगा हमेशा। ठीक, ये समझना कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं, वैसे पढ़ना, पढ़ने का तरीका सीखना। ठीक है अभिषेक, या कोई भी बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है ना, तो पढ़ने का तरीका सीखे। मैंने कैसे पढ़ाया है, टोटल एक एक चैप्टर को मैंने 2-2 घंटे पढ़ाया है, एक चैप्टर को। ठीक, और मतलब यूट्यूब पे तो आपको खूब से खूब आधा घंटा वीडियो मिलेगा, लेकिन मैंने एक चैप्टर को 2-2 घंटा पढ़ाया, दो दिन मिला के। इसका मतलब क्या, पढ़ने का तरीका सीखो यार। ये नहीं कि बस मैं आऊँ पढ़ा के चले जाऊँ तुम पढ़ लो, नहीं। अब से कैसे गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा कल से, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मैं पढ़ाई को अपने छोड़ के तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका सीखो कि कैसे भैया पकड़ते हैं किसी भी चीज़ को। देखो ये सब देखो, ये चैप्टर तुम पढ़ लिए, अब तुमको अगर पीछे का याद रहेगा ना तो और अच्छा से समझ पाओगे। तो पीछे का तुमको सारा याद रहना चाहिए कि कैसे, तुमको सोचो इसके बारे में, कि सोचो कि कैसे छोटे व्यापारी के साथ क्या हो रहा है, क्या असमानता का भेदभाव हो रहा है। किसी को अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिले तो उसके साथ भी असमान व्यवहार हो रहा है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसके साथ भी असमान व्यवहार हो रहा है। कोई मान लो कि नीची जाति का है, ठीक है, उसके साथ भी असमान व्यवहार हो रहा है। कहीं भोज भंडारे में कहीं बैठ नहीं सकता, या कहीं चला नहीं सकता भोज भंडारे में, कि नीची जाति का हो तुम मत चलाना, तुम सिर्फ पत्तल उठाना। उसके साथ क्या हो रहा है, समान व्यवहार हो रहा है। तो पीछे के चैप्टर को मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको याद करना, उसको 2-3 बार देखना है वीडियो को, तब समझ में आएगी। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में नोट्स बनाना, ऐसे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका सीखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सामने आई हम समानता यानी समान अवसर। समानता का एक सिंपल, अगर एक वर्ड में कहें तो समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए, किंतु किसी न किसी रूप से असमानता नजर आती है। ठीक, असमानता का मतलब क्या, भेदभाव नजर आता है। जैसे हमारे साथ भी भेदभाव हुआ है अभिषेक, जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे मुखिया है, तो मुखिया मुखिया सभी का राशन कार्ड बनवा दे रहा है, लेकिन हम लोग का नहीं बनवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नीची जाति के हैं
और नीची जाति के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, भेदभाव हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग उसको अच्छा अच्छा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग संविधान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भेदभाव हो रहा है। तो बच्चों ये हम लोग सिर्फ अकेले नहीं कि भेदभाव हो रहा है आपसे, ठीक है, बहुत सारे करोड़ों आदमी हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, किंतु किसी न किसी रूप में असमानता नज़र आती है, आपको पता है। कई बार हम अपनी उम्मीदों से निराश भी होना पड़ता है, परंतु हमने यह भी जाना है कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूंढते हैं, समानता की इच्छा को बनाए रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आंदोलन है, जहां मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया। तो बच्चों ये एग्जाम्पल अभी याद रखना, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। गंगा बचाओ आंदोलन, ठीक है, किसने चलाया था, मछुआरों ने चलाया था। ठीक है, न्याय के लिए, सबको न्याय मिले, उचित न्याय मिले। तो इसके सबसे सटीक उदाहरण क्या है, गंगा बचाओ आंदोलन है, जहां मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया। चलो, जीवन दायिनी गंगा के लिए संघर्ष। गंगा के लिए संघर्ष का मतलब क्या है कि लोग गंगा के जल को स्वच्छ रखना चाहते हैं, और जो कंपनी है बच्चों, कंपनी क्या करती है, उसमें बहुत सारे नाले, जो जितने सारे लिक्विड होते हैं, जितने सारे तरल पदार्थ होते हैं, जितने सारे मतलब गैस वगैरह होते हैं, वो सब पानी में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, गंगा जो का पानी होता है दूषित होता जाता है। ठीक है, इसके वजह से मछुआरों को भी दिक्कत आती है, और मछुआरों का जो स्रोत है आय का, पैसे कमाने का, वो क्या है, मछली पकड़ के कमाते थे, और गंदा पानी जाता है तो क्या, पानी में मछलियाँ क्या होती है, मर जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, असमानता का व्यवहार भी वहाँ भी दिखता है। ठीक है, तो जीवन दायिनी गंगा के लिए संघर्ष, ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों कोई कविता है, कठवा के नैया बनी है महलवा। चलो पढ़ते हैं, इसको मज़ा आएगा। कठवा के नैया बनी है हो महलवा, गंगा के पार दे उतार, झपक झपक चले तोहरे नैया हो महलवा, आई पुरुबिया बयार। ठीक है, पढ़ लेना। गंगा के पार भैया लागे न तोर नैया, भूखवा से चले न पतवार, भूखवा से चले न पतवार। इसका मतलब क्या कि भूख इतनी लगी है, जो नाव चलाता है, भूख इतनी लगी है कि वो जो नाव चलाता है ना, उसका पतवार का मतलब कि एक डंडा होता है जो नाव से आगे बढ़ती है, वो नहीं चल रही हैं। ठीक है, 3 रुपया भैया गंगा की कमैया, 2 रुपये लिए जिम्मेदार, बिलख बिलख के बचवा रोवे। 3 रुपये गंगा मैया की कमैया हैं, जो गंगा का पानी में जो नौकर है, जो नाव चलाता है, 3 रुपये लेता है। ठीक है, 3 रुपये कमाई होती है, और 2 रुपये जिम्मेदार ले लेता है बच्चों, जिसका नाव है वो 2 रुपये ले लेता है, और 1 रुपये नौकर को देता है जो उसका नाव चलाता है। बिलख बिलख के बचवा रोवे, और जो चलाता है नाव, उसका बच्चा रोता है बिलख बिलख के, क्योंकि 1 रुपया है, 1 रुपये में क्या कर लेगा वो। पत्नी रोवे जार बेचार, पत्नी भी रोती है कि पैसा नहीं है। दूषित जल भैया भागे मछरिया, गंगा का जल इतना दूषित हो गया है कि मछलियाँ भाग रही हैं। गंगा के नाम पर चले ठेकेदरिया, गंगा के नाम पर ठेकेदार चले कि ये मेरा है, ये भाग मेरा है। मछुआ सब होले अब बेकार, मछुआ अब बेकार हो गए हैं बच्चों, मछुआरे मछली नहीं पकड़ रहे हैं। भाई बहन मिली कर अब लड़ैयाँ, भाई बहन भी लड़ाई कर रहे हैं। गंगा पर हक है हमार, और भाई बहन मिलकर कह रहे हैं कि गंगा पर मेरा हक है। कते जिम्मेदारी कानून से टूटल, हमर नसीबवा काहे हो फूटल, सोचे ना कोई सरकार। और सरकार भी इसके बारे में नहीं सोच रही कि गरीब मर रहा है तो मरे। इसका मतलब क्या है कि समानता स्थापित नहीं हो रही है, असमानता हो रहा है। ठीक है, तो कृष्ण चंद्र चौधरी लिखते हैं, बहुत अच्छा कविता है, गंगा को अविरल रहने दो से आभार। तो गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को कृष्ण चौधरी लिखते हैं कि गंगा जी है क्या है, काफ़ी गंदी हो रही है, काफ़ी दूषित हो रही है, तो उनको दूषित मत करो। इसके ऊपर ये पोयम है, बहुत अच्छा पोयम है, याद करना। गंगा अतीत काल से, देखो अब देखो, कहीं मान लो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको कहाँ यूज करेंगे बच्चों। देखो यूज करना तुमको सिखा रहा हूँ। इसको देखो, तुम कभी भी निबंध वगैरह लिखोगे, या गंगा पे, अगर मान लो कि गंगा पे तुम निबंध लिखोगे, ठीक है, कोई मान लो कि तुम बड़े हो जाओगे, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे, तो निबंध वगैरह लिखो गंगा पे, या दूषित जल पे, या पर्यावरण पर, ठीक है, तो उसको ये लगा दोगे वहाँ पे इसको लिख दोगे, तो तुमको और अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये चलो गंगा पे कविता लिख दिया इसने निबंध में, तो निबंध में इसको डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करना। अभी तो आपको बताऊंगा, बहुत चीज़ बताऊंगा आपको। अभी जैसे चैप्टर बढ़ते जाओ। गंगा अतीत काल में बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। जीवनदायिनी का मतलब क्या हुआ? जो जीवन देती है बच्चों। सोचो, अगर जीवनदायिनी क्यों कहते हैं? देखो, ये गंगा है, मान लो। गंगा से क्या होता है? पानी मिलता है। गंगा से खेत भी पटता है। गंगा से मछलियाँ भी आती हैं। गंगा से क्या होता है? जो नाव वाले को मजदूरी भी मिलती है। गंगा से बालू भी आता है बच्चों, ठीक है, जिससे घर वगैरह बनते हैं ना। गंगा पे लोग, गंगा के नज़दीक अगर मंदिर है तो मंदिर में लोग भी आते हैं। गंगा को पूजा भी जाता है छठ पूजा में। तो बहुत सारे देखो यूज़ है, देखो कितने सारे यूज़ हैं। तो नदियाँ अगर गंदी हो जाएंगी बच्चों, नदियाँ अगर गंदी हो जाएंगी तो इतने जितने सारे यूज मैंने आपको बताया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। नदियाँ अगर नहीं रहेगी तो कहाँ कुछ होगा, और लोग मर जाएंगे। ना मछली रहेगा, ना किसान रहेगा, ना मछुआरा रहेगा। ठीक है, तो गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं जाना तो गंगा में ये सब फूल वगैरह मत डालना, ठीक है। ये जितना भी माला वगैरह कचड़ा होता है ना भगवान जी का, वो मत डालना, ठीक है। बाहर फेंक देना, या बाहर एक जगह जल उसको दफना देना, ठीक है। गंगा जी में मत फेंकना, ठीक है। तुम लोग, मैं भी नहीं फेंकता हूँ। भगवान भगवान जी कुछ नहीं कहते हैं, गंगा जी में मत फेंकना, ठीक है, क्योंकि नदियाँ साफ रहनी चाहिए। ठीक है, जीवनदायिनी है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफ़ी फली फूली है। देखो, जो जीवन है बच्चों, वो गंगा के मैदानों पर ही बनी है। देखो, ठीक है, गंगा के मैदान। बिहार में इतना जनसंख्या क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गंगा जी बहती हैं, ठीक है। और जहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा कि पहले एक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो पता है कहाँ पे बसी थी? सिंधु नदी के तट पे बसी थी सिंधु सभ्यता। और एक दिन अचानक बाढ़ आई पूरा, और सिंधु सभ्यता जो जो लोग थे वो सारे डूब के मर गए। तो सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी के तट पे हुआ था। इसका मतलब क्या है कि मानव का जो विकास होता है वो नदियों के तट पे ही होता है बच्चों, ठीक है। नदी, आपने आदिवासी आदिवासी अभी पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में कि जब मानव का विकास हुआ सिंधु सभ्यता के तट पे, सिंधु सभ्यता के तट पे, तो सिंधु नदी के तट पे। सिंधु नदी है, पंजाब से होकर निकलती है, पंजाब के, ठीक है। पंजाब वगैरह से पाकिस्तान में बहती है वो भी। तो पहले पाकिस्तान नहीं था तो इंडिया में बहते थे, ठीक है। सिंधु नदी में सबसे पहले क्या हुआ था? मानव सभ्यता का उद्गम हुआ था। मानव सभ्यता सबसे पहले वहीं पे पाए गए थे, सिंधु नदी के तट पे। तो सिंधु नदी के तट पे लोग खेती भी करते थे, पानी भी पीते थे, मछली भी मारते थे, ये सब इसीलिए, ठीक है। अब मान लो कि कहीं जंगल में रहेंगे तो वहाँ पे पानी थोड़ा ना मिलेगा। पानी मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो जितने भी सभ्यता बसती है पानी के तट पे ही बसती है, नदी के तट पे ही बसती है, क्योंकि पानी मिल जाता है, शिकार भी मिल जाता है। बड़े बड़े जो जानवर हैं उनको भी तो प्यास लगेगी, वो भी शिकार करके बाद में 1-2 दिन पे वो पानी पीने आएंगे। तो जितने भी आदि मानव होते थे उनको मार के खा जाते थे। आदि मानव जानवरों को मार देते थे, क्यों? क्योंकि पानी पीने आते थे वो लोग, ठीक है, जानवर। और उनको कहीं घूमना ढूंढना भी नहीं पड़ता था, शिकार करना नहीं पड़ता था, सिर्फ बैठे बैठे मार देते थे वो लोग, क्योंकि पानी भी तो पीना है इसलिए। तो बहुत सारा वगैरह के लिए पानी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही है। आधारित गंगा आधारित सिंचाई, यातायात, मछली व्यवसाय। देखो, अब गंगा जी का यूज देखो। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात, मछली, जीवन यापन करने वालों एक बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों और जमींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गई। दबंगों और जमींदारों की इस कारण गंगा पर गई। मछली मारने वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालन हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय में चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही और आगे चलकर ठेकेदारी के रूप में रूप ले ली, ठीक। तो गंगा में, जो गंगा है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बताया मैंने। लेकिन जो गुंडे होते हैं बच्चों, जो गुंडे होते हैं, सरकार ने क्या किया है कि अब उसको ठेकेदारी में दे दिया है बच्चों, ठीक है। ठेकेदारी में कि हाँ, यहाँ से ये हिस्सा मेरा है, इस पे एक ठेकेदार काम करेगा, यहाँ पे जो भी काम होगा ठेकेदारी, यहाँ पे तुम मछली नहीं मार सकते, ऐसे, समझ गए। अब पहले जैसे मछली भी नहीं मार लोग पा रहे हैं, ठीक है। मछुआरों ने सरकारी समिति को गठित किया। मछुआरों ने बंदोबस्ती कर ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरों और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सरकारी समितियों के बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी के क्षेत्र को निर्धारित कर लिया। वे आगे मछुआरों और फिर उसे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण के कई प्रकार होने लगे। मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी और उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छीनती जा रही थी। मान लो इतना बड़ा, मान लो कि गंगा जी है 10 किलोमीटर, यहाँ पे कोई वो हो जाएगा, यहाँ पे कोई घाट बना लेगा, फिर यहाँ पे कोई घाट बनेगा, फिर यहाँ का कोई घाट बनेगा, और इस सब का 1 2 3 4 घाट का 4 प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। 4 लोग का 4 प्रतिनिधि होंगे। मतलब मैं जैसे मान लो कि ये राघव बाबा का तट है, ये अपन सामने तट है, अपन मेरे घर के सामने का तट है, और ये मान लो कि अंबिका भवानी है, या कहीं दिखवारा या छपरा का है।
तो यहाँ पे 4 लोग, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे होंगे लेकिन मैंने 4 ही दिखाया है। तो ऐसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ठेका मान लेते हैं कि ये मेरा है। राघव बाबा का कोई व्यक्ति होगा अकेला, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। इसके नज़र में यहाँ इसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ये व्यक्ति के अलावा। ये व्यक्ति ही कहेगा तो करेगा, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। तो सरकार इनसे पैसा लेती है और कमाती है। तो मछुआरों का जीवन जो होता है बच्चों काफ़ी व्यस्त होता है। मछुआरे अगर मछली मारते हैं तो इनको पैसा देना होता है, ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ का जो लिया रहता है लीज पे 10 साल के लिए, 10-15 साल के लिए, वो मछुआरों का पैसा देता है और मछुआरा तभी मछली मारता है बच्चों। और यहाँ पे नाव वगैरह के कारण मछली भाग जाती है। मछली इतना यहाँ पे बालू वगैरह निकलता है, तो नाव वगैरह के कारण क्या होता है, मछली भाग जाती है, ठीक है। जिससे मछुआरों का जो जीवन क्या है, काफ़ी कष्ट हो गया और प्रतिदिन उनकी रोटी छीनती जा रही है, क्योंकि मछली नहीं मार पाएंगे। उनका मछली मुख्य पेशा था। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या है, सारा मछली मार ले रही है। बड़े बड़े जो कंपनियों के नाम होते हैं बच्चों, सारी मछलियाँ मशीन से मार लेती है एक ही बार में। अब मछली नहीं रहेगा तो मछुआरे क्या करेंगे, छोटे छोटे जो मछुआरे होते हैं उनका जीवन क्या हो, ख़त्म हो गया है, ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं वो बड़े बड़े नाव से मछली एक ही दिन में मार लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या करते हैं, जो अब मछली क्यों मर जा रही है बच्चों, नदी में मछली कम क्यों है। ये मान लो कि बड़ा सा जाल है, बहुत पतला पतला मच्छरदानी जैसा, ठीक है। अब इसमें बड़ा मछली फंसेगी और लेकिन छोटी मछली भी फंसेगी। और छोटी मछली तो बड़ा मछली बनती है बच्चों। अब छोटी मछली ही नहीं रहेगी नदी में। नदी में मछली रहने का मतलब क्या है कि छोटी नदी वहाँ पे रहेगी तभी मछली बनेगी। छोटी मछली अगर नहीं रहेगी तो बड़ी मछली कहाँ से बनेगी, क्योंकि छोटी मछली तो बड़ी मछली बनती है। तो ये मच्छरदानी क्या होता है बच्चों, जो जो चाइनीज मच्छरदानी होता है बहुत महीन होता है। इसमें बड़ी छोटी सब को मार लेता है। अब छोटी मछली उसके अंदर नहीं रहेगी तो बड़ी मछली कहाँ से आएगी। तो छोटी मछली क्या है, छोटी मछली नहीं रहती है। लेकिन अब सरकार ने बैन लगा दिया है कि अब छोटी मछली नहीं, अब बड़ा बड़ा जाल आ रहा है ऐसे कि बड़ा मछली इसमें फंस जाएगा इसमें और छोटी मछली निकल जाएगी। क्योंकि छोटी मछली अगर रहेगी तो वो भी तो आगे जाकर बड़ी होगी, तभी फिर से क्या हो जाएगा, नदी में मछली फिर से आ जाएगा। अब बड़ा मछली केवल फंसेगा, छोटी मछली बाहर निकल जाएगी जाल से, ठीक है। लेकिन अभी भी गांव देहात में लोग छोटी जाल का यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा मछली आ जाएगा, समझ गए। इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक, ठीक है, स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियों और जीवों का बाहर आना बंद हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गई। मछुआरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक बांध स्थापित कर दिया है, फरक्का नामक। अब देखो जहाँ से गंगा नदी निकलती है बच्चों, वहाँ पे फरक्का नामक एक बांध है। और फरक्का नामक बांध से क्या होता है कि मछली जो, हाँ सॉरी बच्चों थोड़ा मम्मी का फ़ोन आ गया था, ठीक है। इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्ट्री लगी हैं, नौबत आ गई, ठीक है। इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्ट्री लगी। इनसे निकलने वाले कचरों से गंगा और भी प्रदूषित हो गई। तो गंगा जो है प्रदूषित कैसे हुई बच्चों, पहला पॉइंट क्या हुआ, और जो जो मछुआरे थे उनको उनकी जो रोटी कैसे छीन रही थी, मतलब वो कैसे मरने लगे। पहला तो सरकार ने फरक्का नामक बांध बना दिया, ठीक है। और दूसरी क्या थी, इसी बीच दोनों किनारे पर फैक्ट्री लग गई सरकार ने ये जो बड़े बड़े जितने भी दंपत्ति लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने गंगा के किनारे पर ही फैक्ट्री लगा दी। अब तुम सोचोगे कि सर गंगा के किनारे ही फैक्ट्री क्यों लगी। बच्चों सोचो, सभी फैक्ट्री में पानी की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता के लिए सबसे अच्छा जो सबसे स्रोत है क्या है, गंगा नदी। गंगा नहीं, नदी कह सकते हो। सोचो कोई भी फैक्ट्री चलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, नदियाँ करेंगी। और नदियाँ और सिर्फ पानी की पूर्ति तो कर देगा, लेकिन जो फैक्ट्री में से कचरा भी तो निकलता है और कचरे को फेंकेंगे कहाँ, सड़क पर तो नहीं फेंकेंगे। कचरा का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि नदी में उसको फेंक दो। नदी तो नहीं कहेगी कि मुझे मत फेंको, नदी तो नहीं कहेगी ना कि मुझे मत फेंको। तो फैक्ट्रियों जब फैक्ट्री जो है नदी के किनारे बसी तो उनका कचरा उनका दो काम हुआ। एक तो पानी उनको मिल गया, ठीक है, फैक्ट्री में यूज होने के लिए। और दूसरा क्या है, पानी में क्या करेंगे, वो सब कचरा डाल देंगे, ठीक है। जितना भी फैक्ट्री का कचरा निकलेगा तो वो डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फैक्ट्री पर दोनों दोनों किनारे पर फैक्ट्री लगी और इससे निकलने वाले कचरा से गंगा और भी प्रदूषित हो गई बच्चों, ठीक है। इनके जितने भी कचरे थे गंगा के किनारे में, गंगा के नदी में डाल दिया गया, कोई भी नदी हो। इस प्रदूषण से मछलियाँ न केवल मरने लगी बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गई।
इस वजह से केमिकल के बढ़ने से नदी में क्या होता है, नदी में अगर कंपनियां केमिकल डाल देती है, कचरा डाल देती है, कचरा की वजह से क्या होता है कि उनकी संख्या दिनों दिन घटने लगी और उनकी प्रजनन क्षमता का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उनका बच्चे देने की क्षमता, ठीक है। मछलियाँ जो होती हैं बच्चों, उनकी बच्चे देने की क्षमता क्या होती है, कम हो गई। मान लो कि पहले 100 बच्चा देते थे, अब वो 50 बच्चा देते हैं, तो देखो मछली की संख्या कम दिनों दिन कम हो रही है, किसकी वजह से, प्रदूषित पानी की वजह से। इस प्रदूषण से मछलियाँ न केवल मरने लगी और उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई। मरता क्या नहीं करता, जीने के न्यूनतम आधारों पर की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव के कागजी टोला से किया। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसान तो मरने लगे, मछुआरे तो मरने लगे बच्चों, अब किसान क्या करता, तो किसान ने समानता के लिए संघर्ष किया। चैप्टर का नाम क्या है, समानता के लिए संघर्ष। तो यहाँ पे भेदभाव हो रहा था, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे थे फैक्ट्री लगा के, और मछुआरे जो थे, जो निम्न जाति के लोग थे मछुआरे, वो क्या थे, और गरीब होते जा रहे थे। तो यहाँ पे समानता का व्यवहार तो नहीं हुआ। समानता के व्यवहार का मतलब क्या कि सबको समान हक मिलना चाहिए। अमीर जो है, जो फैक्ट्री लगाए हो तो और अमीर होते चले गए नदी में फैक्ट्री लगा के, लेकिन उनकी वजह से पानी भी दूषित हुआ और जो मछुआरे लोग हैं वो भी मर गए, मतलब उनको वो भी गरीब होने लगे। तो उन्होंने समानता के संघर्ष के लिए सबसे पहले क्या किया, 1982 में संघर्ष का ऐलान कर दिया। चैप्टर का नाम भी है समानता के लिए संघर्ष। तो ये वो चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा रियल, कि मछुआरों ने कैसे, मछुआरे के साथ कैसे भेदभाव होता है, कैसे मरते हैं, कैसे उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। मछली कैसे नहीं होती है, मछलियाँ मतलब समझ गए, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होती हैं, इन्हें कंपनी बैठ जाती है, इसी की वजह से मछली मरने लगते हैं, तो कहाँ से आएगी। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, 1982 में संघर्ष किया। कहलगांव के, ये इम्पोर्टेंट है लिख लेना, ये कहलगांव के कागजी टोला, कहलगांव से कागजी टोला से किया। सबसे पहले जो संघर्ष था समानता के लिए मछुआरों ने किया 1982 में, कहलगांव से कागजी टोला संघर्ष हेतु किए गए संकल्पों में गंगा से जल समाप्ति, संकल्पों से में गंगा से जल समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बंद करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। तो 1982 में इन्होंने ऐलान कर दिया, किस किस मुद्दों पे, भाई कोई ऐलान करेगा तो कोई कोई मुद्दा होगा ना कि तुम किस लिए ऐलान कर रहे हो, तुम संघर्ष किस लिए कर रहे हो। तो उन्होंने पहला कारण बताया, गंगा से जल समाप्ति, गंगा से जलकर समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ो, जाति प्रथा हटाओ, शराबखोरी बंद करो, शराब बंद करो, महिलाओं को बराबर हक दो। इन्होंने ये 5 जो है, इन्होंने 5 कारण बताया। तो उन जो संघर्ष था, उन संघर्षों में सबसे प्रमुख क्या था, गंगा से जल समाप्ति। गंगा से भी जितनी फैक्ट्री हैं सबको हटाओ, साफ़ करो गंगा जी को साफ़ करो, मुझे हक दो, मछुआरा मुझे मछली मारने का हक दो, जाति प्रथा तोड़ दो, कोई भेदभाव नहीं करेगा, शराबखोरी हटाओ, बंद करो, और महिलाओं को बराबर का हक दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण भी किया। भाई संघर्ष करेंगे तो कोई भी संगठन का निर्माण करेंगे, ठीक है। धरना प्रदर्शन, लंबी नौकी यात्रा, नशाबंदी शिविर और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में के शांतिपूर्ण प्रयास किए। ऐसे प्रयासों से सार्थक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार के गंगा नदी के दोनों किनारों पर हो गया, ठीक है। संघर्ष का जो विस्तार था बिहार के गंगा के दोनों किनारे, भाई ये गंगा नदी है तो 2 किनारे, किसी भी नदी के 2 किनारे होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जो संघर्ष चल रहा था बच्चों इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पर, यहाँ पे मुद्दा लिखा है, आपने भी पढ़ाया था मैंने मुद्दा, ठीक है। ये जलकर समिति, जाति व्यवस्था तोड़ो, शराबखोरी, महिलाओं का बराबर हक, इस सब समिति के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और गंगा के दोनों किनारों पर मतलब क्या हुआ, और इसका विस्तार संघर्ष का हो गया। इस आंदोलन को दबाने का प्रयास सहकारी समितियों तथा ठेकेदारों द्वारा किया जाने लगा। अब इस ये आंदोलन हुआ था बच्चों, उसको दबाने की कोशिश की कि इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। इससे जो बड़े बड़े लोग हैं उसको घाटा होगा, ठीक है, इससे जो बड़े बड़े लोग हैं उसको घाटा होगा। इसलिए जो वहाँ के जो सरकारी समितियाँ थी, सरकारी समिति का मतलब क्या हुआ कि संगठन, मैंने बताया था कि जो घाट पे बना के लोग अपना ठेकेदार जो होते हैं, इस घाट का मैं मालिक हूँ, इस घाट का मैं मालिक हूँ, तो उसको कहते हैं सरकारी समितियाँ। जितने भी सरकारी समिति थी और ठेकेदार थे बच्चों, उनको द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो आंदोलन चल रहा था 1982 का, उसको बंद कर दिया जाए। किंतु मछुआरों और मल्लाहों के शांतिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। किंतु इन लोगों
मछुआरों के जितने भी हक थे या मछुआरों ने जो आंदोलन चलाया था, देखो यहाँ पे आंदोलन चलाया था, उनको दबा नहीं सके, ठीक है, मेहनत के दम पे। यह संघर्ष इतना सशक्त और प्रभावशाली रहा कि 8-9 वर्ष पूरा होते होते इस वर्ष वर्ष 1900 गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक, क्या लिखा है, यह संघर्ष इतना सशक्त और प्रभावशाली रहा कि 800-900 वर्ष पूरा होते होते वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज अधिक जो बाबा धाम जाते हैं तो बच्चों सुल्तानगंज से क्या होता है, पानी लेके जाते हैं, तो सुल्तानगंज एक जगह का नाम है, बिहार में है, ठीक है। सुल्तानगंज से पीरपैंती तक, सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही, जब अकबर बाबर थे उस समय से, ठीक है, मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया बच्चों, ठीक है। जो 1982 का क्या था, समानता का संघर्ष था। पुनः ठीक एक वर्ष के भीतर 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त करने की घोषणा कर दी बच्चों। जलकर का मतलब क्या होता है, जलकर का मतलब ये नहीं कि जो मछुआरे हैं जो बच्चों ये मछली नहीं मारेंगे यहाँ पे, अब मछुआरे कहीं भी मछली मार सकते थे, ठीक है। 1991 में सरकार ने, देखो पहला जो है आंदोलन, जब पहला संघर्ष किया सरकार ने, जो व्यक्ति ने संघर्ष किया, मजदूरों ने संघर्ष किया, ना मछुआरों ने, तो उनकी पहली सफलता क्या थी 1990 पर, उनकी पहली सफलता क्या है 1999 में सुल्तानगंज से पीरपैंती तक जो था, जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया सरकार ने, ठीक है। समाप्त, जमींदारी का मतलब क्या हो, देखो जमींदारी प्रथा का मतलब क्या हो कि जैसे मान लो कि कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जमींदार है, इसका टैक्स लगेगा, मछुआरे लोग टैक्स दे के मछली मारते थे, उसको हटा दिया गया, अब कोई भी मछली मार सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1991 में सरकार ने राज्य को जलकर से मुक्त कर दिया। जलकर, पीने के लिए टैक्स लगता था बच्चों, बताओ, जल कर, यहाँ पे लिखा नहीं है, जल और कर, जल का मतलब जल और कर का मतलब टैक्स। तो सरकार ने जो पीने का पानी जो था उस पर टैक्स लगता था पहले, तो सरकार ने इसको मुक्त कर दिया। इससे संबंधित कानून बना दिए गए। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है बच्चों। तो आज गंगा नदी के तट पर जितने मछुआरे हैं बच्चों, पीने का पानी, और जलकर का मतलब क्या है, मैंने बताया था अभी आपको कि जलकर का मतलब क्या है कि तो एक तो पीने वाला जो पानी था उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, और जलकर का मतलब क्या कि अगर आप मछली मारेंगे इस क्षेत्र में, जो ठेकेदार थे वो सब क्या थे, इससे टैक्स लेते थे, ठीक है, कर लेते थे, पैसा लेते कि अगर तुम इस क्षेत्र में मछली मारोगे तो मुझे इतना पैसा दोगे और तभी मछली मार सकोगे। तो सरकार ने क्या इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया। कब, 1991 में, याद रखना। तो 1919 में 1990 में सरकार ने क्या जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया, और 1991 में सरकार ने जलकर था वो क्या किया, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनका शोषण बंद हो गया और आज आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ बच्चों। इसी संघर्ष के दौरान जो मछुआरे हैं बच्चों, उनको आजीविका का अधिकार प्राप्त हो गया, वो कहीं भी जाके मछली मार सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे मछुआरों ने, कि मोटिवेशन है, इसे सीखो तुम कि कैसे अगर कोई व्यक्ति तुमको अगर प्रताड़ित करता है, कोई तुमको दुखाता है, या कोई तुमको अवहेलना करता है, कोई तुमको नीचा दिखाता है, तो बच्चों तुम अपने दम पर आंदोलन खड़ा कर सकते हो और उस नियम को तोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने किया, भगत सिंह ने किया, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला एक पढ़ लिया, पहला एक स्टोरी पढ़ा मछुआरों के बारे में कि कैसे मछुआरों ने विजय हासिल किया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चीज़ के बारे में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, मछुआरे किन बातों से परेशान थे, उसके लिए क्या किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि मछुआरे किस बातों से परेशान थे, आपको बता दिया मैंने, एकदम डिटेल से बताया, नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा तुम लोगों को। सेकंड है, क्या कुछ समस्या आज भी बनी हुई है, इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों। तो क्या कुछ समस्याएं बच्चों आज बनी हुई है, इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों, आपको लिखना है, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं है बच्चों, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार पढ़ा है कि असमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंचती है। बच्चों अगर असमान व्यवहार होता है तो कितना ठेस पहुंचता है, आपको पता होगा। अगर मान लो कि आप दलित जाति के हो और कहीं जाते हो भोज भंडारे में, अगर आपको चलाने नहीं दिया जाता है, आपको थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है, तो आपकी गरिमा को ठोस पहुंचती है, आपको दुख लगता है, ठीक है। असमानता का जब असमान होता है हम लोग के साथ, असमानता का जब व्यवहार होता है हम लोगों के साथ, तो बहुत ही दुख होता है, गरिमा को ठेस पहुंचती है।
उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वह समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता, समाज ऐसा क्यों है, बदलाव कैसे हो सकता है। कहीं कहीं आक्रोश जन्म लेता है। आक्रोश का मतलब गुस्सा, ठीक है, कहीं कहीं आक्रोश होता है, गुस्सा आ जाता है। जिसके साथ बच्चों समान व्यवहार नहीं होता है उसको गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी इसको मैं मार दूंगा, इसको मैं काट दूंगा, ऐसे होता है। प्रभावित लोग असंगठित होने लगते हैं तथा किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर अपनी आवाज़ उठाना संघर्ष आरंभ कर देते हैं। और जो देखो प्रभावित लोग जो मतलब इसको झेल चुके हैं बच्चों, मतलब जो असमानता को झेलते हैं उनके मन में कहीं कहीं ना दुख पहुंचता है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। लेकिन वो ठेस जो होते हैं बच्चों उनकर संघर्ष करने के लिए क्या होता है, संघर्ष करने के लिए आग पैदा कर देता है। वो कहते हैं कि नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा। तो कुछ उन्हीं इतिहासकार के हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनके साथ भेदभाव हुआ और इन लोगों ने कैसे संघर्ष के माध्यम से, जैसे मछुआरों ने किया, विजय हासिल किया और उसको तोड़ा। ठीक है, तो उसी जो इतिहास के नज़र में जो हमारे जो महान व्यक्ति थे उन्होंने कैसे उसको तोड़ा, उनके साथ क्यों ये उन्होंने क्यों तोड़ा, क्योंकि वो उससे पीड़ित थे, उनके साथ वो भेदभाव हुआ था कहीं ना कहीं। उस भेदभाव के कारण ही मतलब हजारों लाखों लोगों को मतलब उन लोगों ने मुक्त करवाया। और उन वो संघर्ष के दौरान, संघर्ष के कारण बच्चों क्या हो, संघर्ष के कारण वो मुक्त हुए। संघर्ष के कारण उससे क्या हुआ, संघर्ष के दौरान आंदोलन छेड़ दिया उन लोगों ने। जो मान लो जैसे ज्योतिबा फूले हैं, ये कभी ना कभी ग्रसित हुए होंगे, इसीलिए इन्होंने आंदोलन चला दिया और जो जाति प्रथा ये सब समाप्त करवाया इन लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे नेता हैं, जैसे सबसे जो बड़े नेता हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं। देखो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, वेट देखो, ये मेरे सामने है, ये देखो मेरे सामने अम्बेडकर जी की फ़ोटो है, ये देख सकते हो। ठीक, देख लिया आपने वो। तो मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानता हूँ, वो मेरे मोटिवेशन है। ठीक है, कि कैसे वो गरीब बच्चा, कैसे वो गरीब बच्चा कितने महान स्तर पे पहुंचा, उन्होंने कैसे महानता हासिल की, कैसे एक छोटा व्यक्ति भी अगर ठान ले, कुछ भी चीज़ ठान ले बनने के लिए, तो जा सकता है बच्चों। ठीक है, वो बन सकता है, वो समाज को बदल सकता है। क्यों, क्योंकि वो झेल चुका है बच्चों। देखो महात्मा अम्बेडकर अम्बेडकर जी के साथ भी क्या हुआ था, मतलब उनको समानता का भेदभाव उनको भी नहीं था। उन वो भी असमानता झेल चुके, उनके साथ भी बहुत ही दलित जाति के थे, उनके साथ भी बहुत शोषण हुआ, उनके साथ भी छोटे छोटे कुरीतियाँ हुई। ठीक है, उनको भी स्कूल से निकाला गया, पढ़ने को नहीं दिया गया उन लोगों को, पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया था उन लोगों को, पानी भी पीने नहीं देते थे। तो उनको गरिमा को ठेस पहुंची, उनको दिल पे चोट लगा, जिसके कारण वो बच्चों वो समझ गए कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इसके कारण उन्होंने संघर्ष किया और जीत जीत हासिल की, जिसके वजह से अब कुछ कम हो गया है बच्चों। ठीक है, अगर वो नहीं रहते तो शायद ही, तो बच्चों जिसके साथ होता है ना उसके साथ दिल पे गरिमा पे चोट पहुंचती है और वो कुछ ना कुछ कर देता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम इतिहास से बच्चों एग्जाम्पल ले रहे हैं। इतिहास के नज़रों में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको दिल में ठेस पहुंची और उन्होंने कुछ कर दिखाया। ऐसे दो चार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे इतिहास में। ठीक है, तो सबसे सबसे प्रमुख है वो है ज्योतिबा फुले। भारतीय समाज जाति और धर्म में बटा है। यहाँ ऊंच नीच, जाति प्रथा, छुआछूत जैसे कई कुरीतियाँ पाई जाती हैं, आपको पता है। महिला अशिक्षा और उनके साथ असमान व्यवहार तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्या आज भी विद्यमान है। हमारे समाज में भी ऊंच नीच होता है बच्चों, जाति प्रथा होती है, छोट जात का है, छुआछूत होता है, इसे मत छुओ, ये छोट जात के छुअल है। कोई मान ले कोई छोट जात अगर तुमको छू दे देता है, तुमको ऊंच जात बहुत मारते हैं कि काहे छुआ हमारे सामान को, या तुमने भोज भंडारा में कैसे हाथ लगा दिया। तो ये सब कुरीतियाँ है। महिला शिक्षा मतलब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, कि अरे लेडीज़ क्या करेगी, महिला क्या करेगी, वो तो खाना ही तो पकाएगी, बड़ी हो जाएगी तो, शादी भी हो जाएगी तो उसको खाना ही तो पकाएगी, उसको पढ़ाएंगे क्यों। ठीक है, ऐसे मन में चलता था पहले के ज़माने में। समाज में धन का असमान वितरण है बच्चों। धन का असमान वितरण का मतलब क्या है, कि किसी के पास क्या है, अरबों रुपया है और किसी के पास खाने के लायक नहीं है, जैसे हम लोगों के पास। किसी के पास बहुत सारा खेत है और किसी के पास खेत भी नहीं है, वो बटैये से खेत अपना जीवन निर्वाह करता है, वो बटैये से जीता है। किसी के पास 500 बीघा खेत है, किसी के पास 1 बीघा भी खेत नहीं है। इसका मतलब का धन का असमान वितरण बच्चों, धन का असमान वितरण। ठीक है, जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान है, किसी ऐसे तो होता ही है एग्जाम्पल में। ठीक है,
उपरोक्त समानता के विरुद्ध समय समय पर आंदोलन भी हुए बच्चों। समानता के लिए, असमानता के लिए यहाँ पे असमानता हुई। हमारे समाज में भी ये सब क्या है, ये जो मैंने अभी ऊपर दिखाया, ये सब असमानता ही तो है। किसी के पास 500 बीघा है, किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है बच्चों। वो असमानता ही का तो रूप है कि अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब क्या हो जाएगा, और गरीब होते चले जाएगा। ठीक है। इस क्रम में ज्योतिबा फुले ने, इसके विपरीत समय समय में आंदोलन भी हुए, लेकिन इसी क्रम में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज में के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आंदोलन किए। तो ज्योतिबा बाबू जो फुले हैं, उन्होंने प्रभावशाली आंदोलन किया कि नहीं, ऐसे ये गलत है, अमीर अमीर नहीं रहेगा और गरीब गरीब नहीं रहेगा बच्चों। महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यहाँ पे लिख लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जाति प्रथा, अम्बेडकर साहब, ये सब जाति प्रथा जैसे जितने भी समाज में कुरीतियाँ हैं, छुआछूत, महिला को नहीं पढ़ाएंगे, छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे किसी का, ऊंच नीच जाति, छोट जात, निम्न जात, धर्म, इस सब के लिए पहले बहुत था हमारे इंडिया में। इसलिए तो अंग्रेज लूट लिया इन्होंने। अंग्रेजों ने इसलिए तो मतलब कब्जा कर लिया। आपस में लड़ा देते थे इन लोगों को और अपना पताका फहरा लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये सब बहुत सारी कुरीतियाँ थी, और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए सब हमारे जो महान इतिहासकार हैं, हमारे जो महान व्यक्ति हैं, उन लोगों के चलते हम लोगों ने आज़ादी भी पाई और हम लोगों ने इस कुरीति से बाहर निकल पाए। ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। सावित्रीबाई जो फुले हैं, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिला संघर्ष, महिला शिक्षा और समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया कि सबको समान चीज़ें मिले भाई। महिलाओं को शिक्षा करें, महिलाओं को शिक्षा दीजिए। वो केवल चूल्हा चौकी या खाना पकाने के लिए नहीं आए हो, केवल बर्तन धोने के लिए नहीं आई हैं। ठीक है। सावित्रीबाई जो बाई फुले हैं, उन लोगों ने महिला शिक्षा और समानता के लिए संघर्ष किया। संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या किस लिए लड़े? उन लोगों ने समानता के लिए लड़ा कि नहीं, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल पे चोट लगी होगी इनको, क्योंकि इनको शिक्षा लेने नहीं दिया जाता था, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि तुम दलित जाति को स्कूल में नहीं घुसोगे, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था इनको पानी पीने तक नहीं दिया जाता कि नहीं, तुम कुएं को ख़राब कर दोगे, तुम्हारे छूने से कुआं ख़राब हो जाएगा। तो इन लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समानता पे बल दिया, सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और समानता पे बल दिया। ठीक है, भूमिका रही। अब लोग जब हम लोगों ने एक पढ़ा, देखो ये सबको इम्पॉर्टेंट है बच्चों, नोट करना, इतिहासकार के बारे में पढ़ना, कभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना इन लोगों को। ज्योतिबा फुले स्टोरी ऐसे लिख देना, ज्योतिबा फुले लिख देना, या लोकनायक जयप्रकाश नारायण लिख देना, महात्मा गांधी, इस सब के बारे में सुनना यूट्यूब पे, आजकल बस मत देखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट इतिहासकार है हमारे, बहुत जयप्रकाश नारायण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है। ये प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये प्रधानमंत्री बने हैं। विनोबा